गृह मंत्रालय इसको दे दे, शिक्षा दे देगा। तो सदमे से बाहर निकलो। आप नेता प्रतिपक्ष नहीं सुन सके। अपने नेता से बयान हुआ है कि हम बीएसपी वर्गीकरण का विरोध करते क्यों? सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। माननीय सदस्यगण, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा देश व प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगले साल तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब युवाओं को भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का विकल्प मिला है। मेरी सरकार हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य के शीर्ष प्रांत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा। सरकार प्रदेश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्ष में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना पर्ची के 1,70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। आज हमारे युवाओं को खेल में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। हमारे युवा खेल जगत में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल जीत रहे हैं। हमें गर्व है कुछ ही दिन पहले पेरिस ओलंपिक में 2024 में देश को मिले कुल 6 पदकों में से 4 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। ओलंपिक में देश को मिले 19 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता है। परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,000 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलवाने का सूर्य की ऊर्जा से घरों को जगमग करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की योजना चलाई गई है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए किसान कल्याण मेरी सरकार की नीतियों के केंद्र में। इस दिशा में मेरी सरकार ने कुछ दिन पहले ही अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को जड़ से खत्म किया है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रही है। हमारा किसान ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और उसकी आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई जा रही है। सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 12। यह सदन केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के भतीजे श्री वैभव खट्टर, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा के ससुर श्री मक्खनलाल पाहवा, विधायक श्री ओम प्रकाश यादव के पिता श्री शादीलाल यादव तथा बेटे श्री उमेश कुमार तथा विधायक श्री रामकरण की माता श्रीमती कर्मो देवी तथा भाई श्री रामेश्वर कुमार के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री जसवंत सिंह
ये 26 जुलाई 2024 के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 17 सितंबर 1933 को हुआ। वे वर्ष 67 और 96 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 67 के दौरान उप मंत्री तथा वर्ष 97-2000 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए कृषि, बिजली, पशुपालन एवं डेयरी विकास, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य के जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम के अध्यक्ष भी रहे। उनके खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के स्वजन के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री भागीराम के 13 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, जो बीएससी की रिपोर्ट आई है उसमें बीच में छुट्टियां हैं, 18 से फिर शुरू करें। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी सोमवार को आप शुरू करें 11 बजे की बजाय 2 बजे किया जाए, ताकि आप सेंस ले सकते हैं हाउस की, क्योंकि सबको बाहर से आना होता है। छुट्टी में जाते हैं फिर बाहर से आना पड़ता है, 11 बजे मुश्किल पहुंचता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई। मेरा स्पीकर साहब एक सुझाव है कि एमएलए अपने अपने हल्के से चुन के आते हैं और सरकार कोई भी विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सेशन बहुत कम समय के लिए किया गया, तो आप एक नई परंपरा शुरू करें। वैसे भी जो स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1998 में, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो हाउस की कार्रवाई है वो कम से कम 60 दिन होनी चाहिए विधानसभा की, और पार्लियामेंट की 100 दिन की होनी चाहिए। और हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल के अंदर रूल्स के अंदर है कि 40 दिन वहां का हाउस चलेगा, जहां तक मेरी कुछ नॉलेज में। तो मेरी आपसे एक सबमिशन है कि इसको भी रूल्स में डाल दिया जाए कि एक तो साल में 3 सेशन होंगे, ये हमारे संविधान के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर की 3 सेशन होने जरूरी हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ये डाल दें कि हमारे रूल्स के अंदर कि इतनी सीटिंग जरूरी है कम से कम, तो फिर ये जो लोग चुन के आते हैं अपनी अपनी बात रखेंगे, 3 मिनट 0 ओवर में मिले या गवर्नर ड्रेस पे 1 दिन मिले, बजट पे कम समय मिले, तो निश्चित रूप से अगर आप ये करेंगे तो एक बहुत अच्छी परंपरा होगी, लोगों एमएलए को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा ये सबमिशन है, इसमें आपको रूल्स में डालने का काम करें। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 व 266 को निलंबित करने के लिए नियम 121 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति, लोक उपक्रम संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन के विभिन्न दलों व ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष
2024-2025 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों व ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव पारित हुआ। एक विषय रखा है कि 18 नवंबर 2024 को सत्र का समय 11 बजे की बजाय 2 बजे का हो। इससे मैं सहमत हूं। अगर सदन की पूरे की सहमति है तो उसको 2 बजे का कर दिया जाए। शुरू हो ना हर सोमवार को, केवल 18 के नहीं, आगे भी सोमवार को जब भी शुरू। माननीय सदस्यगण, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन का समय सोमवार 18 नवंबर 2024 को दोपहर 2 बजे करने की अपनी सहमति जताई है, अगर सदन इस प्रस्ताव से सहमत है तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। जो इस पक्ष में है, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। पिछले दिनों एक गंभीर इशू अम्बाड़ा में आया। हरियाणा सरकार के मंत्री माननीय श्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव के दौरान मेरी हत्या की साजिश रची गई और यहां तक भी कहा गया कि मेरी Z+ जो सिक्योरिटी थी उसमें कटौती की गई है। तो स्पीकर सर, आज जो मंत्री हैं इतना गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं ये चाहूंगा कि कोई भी काम पहले शुरू हो, मुख्यमंत्री जी जवाब दें, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी या तो होम मिनिस्टर घटाए या मुख्यमंत्री जी घटाए। गौड़ा साहब ने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत गंभीर मामला है। ये लॉ एंड ऑर्डर का है और एक आम आदमी की सिक्योरिटी का नहीं। पूर्व गृह मंत्री और जो अपने कार्यकाल में बहुत ही मतलब उनकी बड़ी कार्यशैली बड़ी मजबूत रही, उन्होंने रिजल्ट भी दिए। ऐसे मतलब इनको गब्बर भी कहा जाता है, गब्बर। तो ऐसे आदमी की और प्रेजेंट में मंत्री उनकी मतलब ये कहता है कि मेरी साजिश रची गई मुझे मारने की। ठीक है, वो विषय आपने रख दिया, वो विषय रख दिया, उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं होगी। उसके कोई बात नहीं, आप चिंता ना कीजिए। आपकी चिंता सबको है, मुझे भी चिंता है, मुझे भी। अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत गंभीर है, इसका समाधान भी निकलना चाहिए। मेरे पास समाधान है एक, कहो तो मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय इसको दे दे, तेरा पीछा छूट जाएगा। जो सदमे से बाहर निकलो। अध्यक्ष महोदय, ये कितनी कितनी गप्पे हारते रहे, हम कोई नहीं बोले, तो अब ये बोलने क्यों तो आप किसी ने एतराज किया? विद साहब क्या क्या कह रहे थे, वो पंडित जी क्या क्या कह रहे थे, बार मारी फिर वहीं बैठ गए। चलिए, तो ये कोई बात है। तो अब ये बीच में सभी सदस्य अपनी बात वो विधायकगण है, जवाब देने का मौका मिलेगा। से सुनो, जवाब देंगे मुख्यमंत्री जी। हमने आपकी सुनी है, यहाँ सुनो जी। कल बहुत आज हरियाणा प्रदेश का किसान इस बात की कर रहा है कि DAP की, और सरकार की तरफ से लगातार एक बात आती है कि DAP की कोई कमी नहीं है। और हमारे कृषि मंत्री जी मेरे मित्र हैं, बहुत लंबे समय तक हम इकट्ठे रहे और मुझे पता है कि बहुत अच्छी खेती भी करते हैं, इन्होंने खुद खेती की है। तो मुझे समझ नहीं लगती, कहते हैं कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। DAP एक ऐसी चीज है, स्पीकर सर आप भी किसान हैं, जो केवल बिजाई में डाली जाती है। जब खेत में बीज डालते हैं DAP डालते हैं, और जब बिजाई के समय DAP नहीं मिलेगी, आज लाइनों में लग रहे हैं। एक उकुलाना हल्के के किसान ने आत्महत्या कर ली। कितनी दुख की बात है कि लाइन उसको समय पे DAP नहीं मिलती। तो इस प्रकार DAP की जो आपके पास आंकड़े हैं सरकार के पास कि DAP की कितनी खपत है, कितनी हमें मिलनी चाहिए, और एक कृषि वैज्ञानिक हुए हैं भारत सरकार के डॉक्टर लाठर, उन्होंने कहा कि हर साल
10% डीएपी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि डीएपी डालने से फसल ज्यादा होती है। तो इसलिए सरकार को पहले इसका इंतजाम करना चाहिए था, जो सरकार इसको नहीं कर पाई। आज किसान की, हमारा किसान डीएपी की खाद के लिए लाइन में फिर रहा है। कहां उसको, किसान को अपने खेत तैयार करने हैं, खाद मिल नहीं रही है। और आपकी सरकार ये यहां पर उपाध्यक्ष महोदय स्टेटमेंट देती है खाद की कोई कमी नहीं है, तो हमारे झज्जर में क्यों नहीं मिल रही? क्या कारण है कि क्षेत्रों में लाइन लग गई? इतने बार कहने के बाद भी, रिक्वायरमेंट कहने के बाद भी, फोन करने के बाद भी एक भी जगह पर जो है खाद, डीएपी की खाद नहीं मिल रही है। जहां किसानों के लिए, किसानों के क्षेत्र में भारतीय जनता हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर फसलें, जो 24 फसल हैं, जो पूरे हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है, और खरीफ की फसल की ऐसी है जिसको 2000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को दिया जाता है। और हरियाणा एक पहला प्रदेश है कि जहाँ किसान के हर क्षेत्र में जो सरकार विशेष ध्यान रखती है, या कोई ओलावृष्टि का मामला हो या खराबे की बात हो, हरियाणा सरकार ने हमेशा लगातार जो किसान की तरफ पूरे प्रदेश में ध्यान दिया है। मैं आज सब सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे आज सिंचाई के लिए, कि हमारा दक्षिणी हरियाणा जो पानी के लिए जो महरूम रहता था, हक तो देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस असुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटने का काम? तो जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस लेकर आए। चाहता हूँ, ये अपने लीडर से, अपने नेता से, देश के नेता से, प्रदेश में तो कोई है इनका लीडर, क्यों नहीं है? आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके। अपने नेता से बयान दुआए कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते, दो बयान। मैं तो अभी भी नहीं कह रही, दो बयान। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बयान देते हम लोग? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा, अगर पूरे देश में करें, उपाध्यक्ष महोदय, वो बयान। मंत्री जी पहले इस बात पे, वो लीडर है नहीं, मंत्री जी पहले इस बात पे चर्चा चली है कि आप क्यों हिम्मत नहीं करते बयान लेने का भी हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, हमारी पहले मंत्री जी कृपया आप बैठिए प्लीज। आप बैठो एक बार। उपाध्यक्ष, ये क्या हिम्मत बता रहे हैं? मंत्री जी बैठिए प्लीज। आप मंत्री जी आप बैठिए प्लीज, क्योंकि पहले इस बात पे चर्चा हुई है कि एक विधायक जब बोलेंगे तो बीच ये मंत्री हैं, इनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। ये बात करे वर्गीकरण। आप जवाब देते समय मैंने स्पीकर सर से पूछ के बोला हूं मैं। आपने स्पीकर सर सवाल इस परमिशन बात, सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। सवाल इस बात का है क्या नहीं बोलना चाहिए, वो पहले सोचो। आप क्या बोलते हो, ठीक है, वाजिब बात है। और वर्गीकरण की बात करी, ये नहीं उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय में हुआ था, 1993-94 में कोर्ट ने स्टे कर रखा था। मंत्री जी एक मिनट पहले, नहीं ऐसे चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी। नहीं इस प्रकार से चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी, इस प्रकार से बीच में मत कीजिए। सर, किसान को अगर कुछ करना ही है तो उसके लिए वास्तविकता में कदम उठाने चाहिए। आज भी जल भराव की वजह से हजारों एकड़, और हमारे मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से कहने के बावजूद ये गंभीरता है इस प्रशासन की, सरकार की, कि किसानों के प्रति क्या है। डीएपी की समस्या का बताया आपके सामने, जब मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा किस तरीके से उनके सामने आज समस्या आ रही है, लेकिन सरकार हर रोज बयान देती है कि कमी नहीं है, तो क्यों किसान आज परेशान? डीएपी का जिक्र अशोक अरोड़ा जी ने भी किया, भाई साहब भी कर रहे हैं स्पीकर सर। ये मेरे को ये बताएं, डीएपी खाद हमारे पास स्टॉक में है, तो जवाब देते कि ठीक है, उनको अपनी बात रखने दें, विषय पर जब बाद में आएगा तो उसमें डिटेल आ जाएगा। उनको गलत बात कह रहे हो तो उसका जवाब दे देना। हरियाणा जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अग्रणी प्रदेश था, आज 77% लोग बीपीएल श्रेणी में है। अगर बीपीएल श्रेणी में होंगे तो निश्चित तौर पे जो भी गरीब व्यक्ति जाएगा, आज जब कोई महिला जाएगी जो डिलीवरी केस होगा तो नेचुरल है कुपोषण का शिकार अपने आप होगा। आज जब इस सदन में बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है
कि 67% का मतलब जब इस सदन से बाहर निकलेंगे तो हर आदमी ऐसा लगेगा कि ये बीपीएल होल्डर है। केवल मात्र विधायकों को छोड़ के ऐसा लगेगा कि सब लोग हमें जो मिलते हैं वो बीपीएल होल्डर होंगे। सब खड़े होते हैं, एक आंकड़ा बोलते हैं कि वह पूरा हरियाणा प्रदेश बीपीएल में लेके आ गए। पहले 1,20,000 से नीचे की जिसकी इनकम होती थी उसको बीपीएल में लेते थे। हमने हरियाणा प्रदेश में खुशहाली है इसलिए उस क्राइटेरिया को बढ़ाया है कि ज्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिले और इसलिए उसको 1,80,000 तक किया। अब 1,80,000 तक जितने लोग आए उसको ये सुविधा दी जा रही है। उसको बार बार ये कहना कि ये बीपीएल में चले गए, बीपीएल में चले गए। अभी अगर प्रदेश में और तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, इस लिमिट को और भी बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे सारे सदन ने कई बार मुद्दे उठाए भ्रष्टाचार के। मैं स्पीकर साहब, पहले हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और रोड से लेके चाहे वो धान घोटाला था, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे खनन घोटाला था और चाहे पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला था, क्या आज तक उसमें कोई कार्रवाई हुई? ये कहते हैं कि भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। मैं आज बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, हरियाणा में भय भी है, भ्रष्टाचार भी है और सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा जो युवाओं के नशे का है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को बधाई देना चाहूंगा, भगवान तुल्य मानना चाहूंगा। पहली बार बना हूं मैं। जो एक अंत्योदय का नारा था, जो डीएससी का अंत्योदय का नारा था, वो भगवान तुल्य इस सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो 20 साल का एक बनोबास था, अंत्योदय के लोगों को देकर के एक भलाई का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में गया था। मेरे सामने कुछ जरूरी फाइलें थी। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां उनकी बात सुनने का भी काम नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे, मैं कहना चाहूंगा, नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन किसानों को बुलाकर, उन महिलाओं को बुलाकर। जब गोहाना गया था, टीडी में रुका हूं, बंडेरी में रुका हूं, पूरे उस रोड के ऊपर रुकता हुआ मैं गांव के लोगों को मिलता हुआ आया हूं। किसी ने बताया होगा आपको भी, मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे गांव में रुके हैं, मेरे को दूध भी पिलाया गांव के लोगों ने। वहां पर सारा कुछ, वहां इतना सम्मान दिया, वहां गांव के लोगों ने मेरे को, पूरे गांव में रुका है। माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 को पूरे स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा से हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 को पूर्व स्थापित करता हूं। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 को पूरे स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 को पूरे स्थापित करता हूं। हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 पूरे स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2024 को पूरे स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूं। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2024 पूरे स्थापित हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन
संशोधन विधेयक 2024 को पुरस्थापित करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पूरे स्थापित हुआ। अब सदन वीरवार दिनांक 14 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। गृह मंत्रालय इसको दे दे। सदमे से बाहर निकलो। आपका नेता प्रतिपक्ष नहीं सुन सके। अपने नेता से बयान हुआ है कि हम बीएसपी वर्गीकरण का विरोध करते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है आपको क्या नहीं बोलना चाहिए।